ये कानून की व्यवस्था ये की गई कि रिकवरी को, जब पहले मॉडल क्या था, आपने देखा होगा कि पैसे लोग लेते थे और देते नहीं थे, कभी कभी जानबूझ के नहीं देते थे, कभी कभी मजबूरियों में भी नहीं देते थे। तो उसमें क्या हुआ कि कॉन्सेप्ट क्या थी, डेटर इन पोजीशन की, कि जो डेट है उसके पोजीशन में सब कुछ है, पैसा भी वही लेके बैठा हुआ है और सिक्योर्ड एसेट भी उसी के पास है। तो उसको क्या पड़ी है, बैंक उसके पीछे भागता रहे, वो नहीं देगा पैसा। तो ये व्यवस्था की कि इसको उल्टा किया गया, कि अब इसको बनाया गया क्रेडिटर इन कंट्रोल मॉडल बनाया गया, कि इसमें जब प्रोसेस शुरू हो जाती है तो जो पुराना मैनेजमेंट है वो प्रोसेस से बाहर होता है, उसके पोजीशन में कुछ नहीं रहता है, एक इंडिपेंडेंट पर्सन के पास व्यवस्था हो जाती है सारी चीज़ को आगे बढ़ाने की। और कॉन्सेप्ट बनाया गया रेजोल्यूशन का, रिकवरी का नहीं। रेजोल्यूशन मतलब जैसे कि एक आदमी बीमार हो जाए और उसको फिर जिंदा करने की उम्मीद रहे लेकिन वो जिंदा नहीं हो पा रहा है, ऐसी सिचुएशन अगर कंपनी की है, जिसको डिस्ट्रेस एसेट कहते हैं जी। कि बहुत ही बुरी हालत में बिजनेस पहुंच गया है, तो उसको कैसे खड़ा किया जाए अपने पैरों पे, और खड़ा नहीं हो पा रहा है तो जो स्टक एसेट है, जो कि आप समझते हैं कि कंपनी ने, किसी ने, कारपोरेट ने लोन लिया और उससे कोई एसेट क्रिएट करी और बिजनेस नहीं चल पा रहा है, तो एसेट भी खराब हो रही है, लैंड बिल्डिंग है वो खराब हो रही है, प्लांट मशीनरी है वो खराब हो रही है, उससे कोई प्रोडक्टिविटी नहीं हो रही है, जॉब्स नहीं क्रिएट हो रहे हैं। तो उसको क्या किया जाए कि किसी ऐसे हाथ में दिया जाए जो कि उसको रिवाइव करे, कि जिससे जॉब क्रिएशन हो, क्रेडिट अवेलेबिलिटी हो, और उसमें फिर जो पैसे उससे हैं उससे कोई नया बिजनेस शुरू किया जाए, किसी ऐसे सक्षम हाथ में वो कारपोरेट दिया जाए जो कि उसको चला सके। तो आपको पता होगा, जैसे आप देखे होंगे जेट एयरवेज का जैसे हुआ, या SRIL का हुआ, SR स्टील का हुआ, या बड़े बड़े कंपनियों का आप देखेंगे, और एमटेक ऑटो का देख लीजिए, अभी गो फर्स्ट का देखिए, इन साल में सी चल रही है, लीला होटल्स के चल रहे हैं चल जी। रही है। तो ऐसे बड़े कंपनियों में आप देखेंगे, तो इसमें आगे चर्चा में हम बताएंगे आपको, अगर आप जानना चाहेंगे और भी विस्तार से। बट बेसिक कॉन्सेप्ट इसकी की थी, 4 ऑब्जेक्टिव थे, कि जिसको कहा जाता है टाइम बाउंड रेजोल्यूशन। जैसे इन्होंने शुरू में भूमिका में बताया कि तारीख पे तारीख चलती रहती है, तो वो कानून की व्यवस्था जैसे आप पढ़ रही होंगी या पढ़ रहे होंगे, तो उसमें आप देखते होंगे कि 2 पार्टी हैं, उसमें फिर डिस्प्यूट जैसे रेजोल्यूशन हो रहा है, और डिस्प्यूट जो है वो सॉल्व नहीं हो रहा है और तारीख ही मिल रही है, तो उसमें टाइम कंज्यूम होता है, टाइम कंज्यूम होने से ऐसे डिप्लीट होती है और किसी के काम का नहीं रह जाता है। तो उस व्यवस्था को ख़त्म किया गया। पहला कानून ऐसा है हिंदुस्तान में जिसमें कि हर चीज़ के लिए टाइमलाइन दी गई, जुडिशरी के लिए टाइमलाइन दी गई, हर व्यक्ति के लिए टाइमलाइन दी गई, इतने टाइम में हर काम करना है। वो हो नहीं पा रहा है या हो रहा है, वो अलग की बात है, लेकिन कानून की व्यवस्था ये दी गई। दूसरा उसका ऑब्जेक्ट ये था कि मैक्सिमाइज द वैल्यू, कि जो भी वैल्यू क्रिएट हुई है उस एसेट में, कारपोरेट में या इंडिविजुअल के एसेट में, उसमें उसको मैक्सिमाइज किया जाए, उसकी वैल्यू को कैसे बढ़ाया जाए। और तीसरा था कि रिजॉल्व करना है गोइंग कंसर्न बेसिस पर, कि हो सके तो उसको रिजॉल्व करिए कि बिजनेस खड़ा रहे, और नहीं हो पाता है तो उसकी एसेट को लिक्विडेट करके किसी और के पास बेचिए। तो ये बेसिक ऑब्जेक्ट उसके। लेकिन सर, मैं जब आप ये बता रहे थे, मैं कुछ आंकड़े देख रही थी, और अगर मैं इन आंकड़ों की बात करूं, आईबीसी के जरिए जो लो रिकवरी हुई है उसकी मैं बात करूं, तो रिकवरी महज 17.6% है। अगर मैं कर्जदारों की बात करूं तो उनको 82% का नुकसान हुआ है। और जो कार्रवाई गुजर रही है, जो अभी चल रहे हैं काम, ज़्यादातर आर्बिट्रेशन में तो कंपनीज ही आती हैं, आप लोग जैसे बड़े बड़े कंपनी जो लॉ फर्म्स आते हैं, जिसमें 75% फर्मों का लिक्विडेशन हो गया है। और अगर सिर्फ 25%, इसका मतलब कि सिर्फ केवल 25% जो है, 25% कंपनीज के ही प्रॉब्लम्स का समाधान हुआ है, उनका रिजोल्यूशन हुआ है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि जो मकसद दिया गया था आईबीसी को, वो फेल हो गया है? पहला। दूसरा, अगर हम आगे बढ़ें तो उनकी फाइलिंग जो हो रही है वो ज़्यादातर दिवालिया अपने आप को घोषित करके और कंपनीज हट जा रही हैं या बच रही हैं। अगर एनसीएलटी को भी अगर हम इसमें उठा लें तो वो भी सही तरीके से पूरे मामले को या तो उसका हल नहीं निकाल पा रही है, या इस कानून में हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं प्रॉब्लम कहाँ चल रही है। नहीं, पहले तो मैं नैरेटिव सही कर दूं कि जो आपने बताया वो एक पक्ष है किसी के उसका एक, लेकिन सत्य मैं सही पर्सपेक्टिव, हाँ, अगर एक किसी का पक्ष है वो टेंटेटिव, ये पहले तो मैं वो गणित सही कर दूं कि किसी है। ने उस 2 समाचार पत्रों ने उस खबर को गलत पब्लिश किया कि 17% की रिकवरी है। हमारा जो न्यूज़ लेटर पिछले महीने आया था क्वार्टरली, उसमें 17% नहीं दिया गया था। एक्चुअल रिकवरी जो हो रही है वो 34% के आसपास अभी है। अगर आप देखें कि मैं उसमें विस्तार से जाऊंगा, तो आप जैसे आपने कहा कि ज़्यादा कंपनियां लिक्विडेशन में जा रही हैं, रेजोल्यूशन कम हो रहा है, लेकिन आप एक चीज़ फैक्ट इसमें नहीं भूल रही हैं कि इस कानून ने एक बिहेवियरल चेंज लाया है, कि अब वो जो लोन डिफ़ॉल्ट होते थे उस तरीके से अब एक
प्रमोटर या बिजनेस जो है अब वो उसको एक भय है कि वो पैसे लेके भाग नहीं सकता है। और इसमें अगर आप देखेंगी तो 20,000 कंपनियों ने 22,000 एक्चुअली 23,000 कुछ है, पूरी फिगर आप हमारे न्यूज़लेटर में देख लें, तो उन्होंने रेजोल्यूशन शुरू होने के पहले ही फाइल होते ही विड्रा किया है। तो एक बिहेवियरल चेंज भी आया है कि जैसे पैसा अगर आप नहीं दे रहे हो, जो किसी ने फाइल किया तो सेटलमेंट हुआ है कि सामने आमने बैठ करके उन्होंने रिकवरी की है। और उसमें एग्जैक्ट फिगर मेरे पास नहीं है, लेकिन आई थिंक अराउंड 20,000 करोड़ रुपीस की रिकवरी हुई है, जो कि पैसा स्टक था, जो कि इकोनॉमी में आया है। इसके अलावा अगर आप देखें कि जो रेजोल्यूशन वर्सेस लिक्विडेशन आप कह रही हैं, तो इसमें लिगेसी इशू था। देखिए, जब जो कंपनियां BIFR में थी, जो AIFR में थी, उसमें करीब आई थिंक एग्जैक्ट फिगर मेरे पास नहीं, बट बहुत लार्ज नंबर थी वो। और वो लिगेसी इशू थे, वो कंपनियां ऐसी थी कि ऐसे आप जो पहली कंपनी लिक्विडेट हुई थी, आपको मैं बताऊं उस कंपनी की वैल्यू उसमें केवल कुछ नहीं था लिक्विडेट करने के लिए, और वो कंपनी जो है रिकवरी के सूट चल रहे थे, उसमें कुछ भी नहीं था। तो उसको सेम डे लिक्विडेट करके जो मिला उसको बेचना पड़ा। तो ये कंपनियां वो लिक्विडेशन में गई हैं कि जो लिगेसी के इश्यूज थे, जो पहले फेलियर हुई थी और रिकवरी नहीं हो पा रही थी और कुछ बचा नहीं था उनमें, वो ऑलमोस्ट डेड थी, मैक्सिमम वो हैं। इसके अलावा उसमें कुछ लिक्विडेशन गोइंग कंसर्न बेसिस पर हुए हैं कि CRP मान लीजिए फेल हो गई। CRP मतलब जो कारपोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस कहते हैं, वो किसी कारण से फेल हो गई, कोई रेजोल्यूशन प्लान नहीं आया, प्लान आना है, मार्केट में कोई उसकी डिमांड नहीं है, तो वो लिक्विडेशन में जाती है, तो उससे लिक्विडेट हुई। वहां पर भी रिकवरी परसेंटेज बहुत अच्छा है, 65% है। वो भी न्यूज़लेटर में आया हुआ है, उसको पढ़ने की मतलब उसको इंटरप्रिटेशन की जरूरत है। दूसरा नहीं, एक फैक्ट और उसमें आपने कहा कि ट्रिब्यूनल जो है वो बहुत समझ नहीं पा रहा है। ट्रिब्यूनल के सामने आप देखेंगे कि रेजोल्यूशन की मैं बता दूं, 686 या 690 कंपनियों का रेजोल्यूशन हुआ है पिछले 600 सालों में। लेकिन अगर आप डेटा देखें कितनी ऐसी कंपनियों में रिकवरी हुई थी पिछले सालों, पिछले रिजीम में, डेटा देखिए 3% है लोक अदालत से रिकवरी, 18% है DRT से, 33% है सारफेसी से, और IBC से 54% रिकवरी है। और इसके पहले इसका देखिए, इसका ऑब्जेक्ट ना भूलें कि ये कानून रिकवरी का कानून नहीं है, ये कानून रेजोल्यूशन का कानून है। कंपनी में को जहां तक कोशिश की जाएगी कि रिजॉल्व किया जाएगा, बिजनेस को खड़ा रखा जाएगा, रिकवरी नहीं पहले हम कोशिश करेंगे। और इस तरीके से उसमें पहले कोशिश करने में कंपनी जो है कभी कभी लिक्विडेशन में जाती है, क्योंकि कोई आता नहीं है सामने से मार्केट से उसको खरीदने के लिए। इसके अलावा आप देखें कि बैंकों का जो है COC को, उसमें कमर्शियल विजडम उनकी सुप्रीम मानी गई है। ये बच्चे पढ़ रहे होंगे तो जानते होंगे उसके बारे में, नहीं तो बताऊंगा मैं अगर आगे समय मिलेगा तो। उसमें COC को कमर्शियल विजडम दी गई है कि जो हेयर कट की बात आज चल रही है, आप देखेंगे कि उनको एक्चुअल रिकवरी क्या होती है। जो डिनोमिनेटर है उसका आप देते हैं उनके डेट को, अगर डिनोमिनेटर वो दें कि क्या वो रिकवर कर रहे थे उस दिन, तो हेयर कट कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। मैं समझ रहा हूँ कि मैं समझा पा रहा हूँ या कह पा रहा हूँ उसको, कि अगर आप देखें कि उस दिन उनको क्या मिलता अगर वो उसको रिकवरी करते सूट से, वही तो उनकी वैल्यू होती। ये वैल्यू तो होती नहीं कि 100 रुपये हमने दिया था और मुझे 20 रुपया मिल रहा है। अगर मुझे 18 रुपये मिल रहा हो तो मुझे 20 रुपया मिल रहा है, वहां से देखें तो उसका परसेंटेज ज्यादा होगा। आप जो ऐसे कह रहे हैं तो वो एक मसला इससे जुड़ा हुआ है, वो ये है कि अगर आप रिकवरी की बात करें, तमाम ऐसे बड़ी कंपनीज हैं या ऐसे केसेस चल रहे हैं जिन्होंने जिनके ऊपर जो NPA हुए और जो देने के लिए तैयार थे, उस वक्त ये कहा गया कि नहीं हमें इतना नहीं इतना चाहिए, और इस चक्कर में वो इस देश से चले गए, जो मिल रहा था वो भी नहीं मिला, और अब ये मामला पूरी तरह से अलग रंग का हो गया। मैं विजय माल्या की अगर बात करूं तो शायद वो ये भी कुछ हद तक वैसे ही मामला थे, सहारा वैसे ही चल रहा था। क्या आपको ऐसा लगता है कि जो IBC के कोड हैं, जो IBC के लॉज हैं, उस लॉज में ऐसे कई रास्ते हमें मिल जाते हैं जिससे ये बड़ी कंपनीज या तो वो बच जाती हैं या फिर उनको उसमें ऐसे पेंच हैं जिसकी वजह से जो जिस लक्ष्य को पाना चाहिए था वो हम पा नहीं पा रहे हैं। और दूसरा, एथिकल कोड की आखिर ज़रूरत क्यों पड़ी? जब इतना सब कुछ मजबूत था तो एथिकल कोड क्यों आप लेकर आए कि नहीं, आप एक कंपनीज के सामने एक एथिक्स की बात आ गई कि आप मोरालिटी की बात करने लगे? क्या ये कमज़ोरी की निशानी थी IBC में? मैं ऐसा नहीं मानता। देखिए, ये कानून कहीं से किसी मॉरलिटी की बात नहीं करता है। पहले तो दो जो कंपनियों के आपने नाम लिए, ये IBC से संबंध नहीं है,
आईबीसी आने के बाद ऐसा कोई डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ है। और जैसे मैं बता रहा था कि अगर आप देखें तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों के रेजोल्यूशन हुए हैं, और ये भी सत्य नहीं है कि जो कंपनी अपने लोन को वाइप आउट करना चाहती है वही केवल आईबीसी में आ रही है। हुए होंगे एक दो केस, मैं उसको नहीं मना कर सकता क्योंकि मेरे पास उसका कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है कि बाय एंड लार्ज इसमें रिकवरी या रेजोल्यूशन जो हो रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से हो रहे हैं। और इसमें कोई लॉ ऐसा कोई एथिक्स की बात उस सेंस में नहीं लेके आ रहा है कि हर आदमी केवल एथिक्स पर है। लॉ में इन्फोर्सेबिलिटी है, ट्रिब्यूनल के पास पावर है, वो किसी भी तरीके से उनको पनिश कर सकता है अगर कोई मिसयूज कर रहा है, कोई फ्रिवलेस एप्लीकेशन ला रहा है, कोई गलत एप्लीकेशन ला रहा है, फ्रॉडुलेंट ऐसे हुए हैं, मामले हुए भी हैं कि एक केस में नाम नहीं मुझे याद आ रहा है, बट कभी मौका मिला ऐसे मौके पर तो बता दूंगा कि जिसमें ट्रिब्यूनल ने ऐसे जो प्रमोटर जो थे वो इंसॉल्वेंसी को मिसयूज करके अपने डेट को बचाना चाह रहे थे, ट्रिब्यूनल ने उन पर हेवी पेनाल्टी लगाई, 1 करोड़ रुपए की पेनल्टी उनको लगाई और पिटिशन डिसमिस किया। तो ऐसा नहीं, इसके अलावा एविडेंस ट्रांजेक्शन के शायद आपके सवाल उस पर भी होंगे, इस पर भी पिटिशन पेंडिंग है। वहाँ पर हमारा कंसर्न एक है और उसके रीजन्स हम ढूंढ रहे हैं, उसमें अमेंडमेंट लाया जा रहा है। आप देखेंगे वहाँ पर कुछ पैसे फंसे हुए हैं, इकोनॉमी के 2 लाख करोड़ रुपए के आसपास फंसा हुआ है, जिसके लिए हम कोशिश करेंगे कि उसको भी रिकवरी हम जल्दी से जल्दी कराएं। रिकवरी की जब बात चल रही है सर, तो मित्रा साहब, लॉ फर्म्स की जो भूमिका है वो बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है। अब आप ऐसे संस्था से जुड़े हुए हैं जो कई मामलों में आर्बिट्रेशन में भी है, और इसके साथ साथ तमाम तरह के जो लिटिगेशन है आईबीसी से रिलेटेड वो भी सब भी चल रहा है। किस तरह के रोल आप लोगों का होता है किसी भी मामले को, खासकर आर्बिट्रेशन में पड़े हुए मामले को जल्द से जल्द ख़त्म करने का? जब आप इसका जवाब दे देंगे तो इसके साथ मेरा दूसरा सवाल आएगा जो अलग होगा। जी, जो एक्चुअली इफ यू लुक एट बी इट पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर, एक कमर्शियल एंटिटी होते हैं। सो कॉर्नर स्टोन फॉर द कमर्शियल एंटिटी इज टू परस्यू द कमर्शियल इंटरेस्ट। नाउ when the organizations enter into large number of contracts, it is quite likely that there will be commercial disputes. And you cannot approach the court of law because court is already overburdened with the social issues. And therefore, as you rightly said, that the disputes are to be resolved through alternative dispute resolution mechanism. And उसमें सबसे पॉपुलर जो है वो आर्बिट्रेशन है। अनफॉर्चुनेटली 1996 एक्ट में जब कॉन्सिलिएशन ऐड किया गया था पार्ट 3 में, बट वी कुड नॉट रियलाइज दैट पोटेंशियल प्रॉपरली बिकॉज कॉन्सिलिएशन brings much more advantage to the parties in disputes. Actually, if you look at the commercial disputes and the parties in disputes, parties को मन में तीनों चीज आते हैं। एक, that the dispute should be resolved in a time bound manner. दूसरा, it must be very cost effective. And तीसरा, ये एक फाइनलिटी में पहुंचे, ऐसे ना हो जाए कि आर्बिट्रेशन बिकम्स अ प्री लिटिगेशन प्रोसेस। एंड फाइनलिटी को साथ एक विन विन सिचुएशन तैयार हो जाए, बिकॉज सेम पार्टीज विल बी रिक्वायर्ड टू वर्क विद द सेम ऑर्गेनाइजेशन डाउन द लाइन। सो मन में एक विन लूज का वातावरण तैयार ना करके अगर विन विन सिचुएशन क्रिएट किया जाए, दैट इज द मोस्ट essential objectives for resolution of the commercial disputes. Now, arbitration, if you look at, the arbitrator has the power to give the award. अगर वो अवार्ड आते हैं तो नेचुरली एक विन लूज सिचुएशन तैयार होते हैं। एंड जब वो एग्रीव्ड पार्टी होते हैं जो लूज करते हैं, दे जनरली टेंड टू अप्रोच द कोर्ट ऑफ लॉ, बिकॉज हमारे स्टैट्यूट में प्रावधान है कि आप अवार्ड को चैलेंज कर सकते हो। ऑल्दो चैलेंज करने का दायरा जो है वो रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, बट स्टिल यू हैव द राइट टू चैलेंज। एंड चैलेंज में अगर आप सक्सीड नहीं भी कर सकते हो, सेट असाइड नहीं कर सकते हो अवार्ड को,
then you can again move further. You can prepare an appeal before the, higher authority. Generally, single and just to division bench. उसमें भी अगर मान के चलो आपको खुशियाँ नहीं मिलते हैं, then you move to the Supreme Court. That is through SLP also. The point I am trying to make that it takes long time to bring the issue to a finality. इसके लिए 1996 में जब एक्ट का चेंज आया था तो उन्होंने कॉन्सिलिएशन पार्ट 3 डाला गया था. What is conciliation? Today we are talking about mediation, but conciliation is what? That the parties to be brought to a point of settlement. When the parties, they agree to a point of settlement with the experts, then it becomes a final understanding or agreement between the parties on the issue of dispute. And in the process, that there is no further legal recourse is available to, not available to either of the parties. So it brings finality. And when the parties, they themselves commit and they bring a settlement, then what happens? It creates a win-win situation. So a settlement को हमें always, it is not dispute resolution through arbitration or through court. It should be through a settlement process through conciliation. Now we are talking about the mediation. So ये बहुत जरूरी है. For example, in GAIL, way back in 2011 itself, we thought about that rather than pursuing cases in arbitration, let's go for settlement process through conciliation. We have formulated a policy, and that conciliatory rule, it has become we became the pioneer, and it has been copied by many other PSUs now. And that piece of the policy created a havoc. Rather, it's a magic. In fact, today, as many as 70 cases were referred back to the conciliation, which were languishing before the arbitrator or post-arbitration before the court under section 34 or 37. उनको हम लोगों ने एक मौका दिया था to give a fresh look, whether we are in a position to discuss, negotiate with the help of experts to resolve the dispute or not. The success rate is more than 90%. So the point I'm trying to make that, in fact, in one of the speech I delivered in FICCI, Federation, I mentioned that when the parties in dispute, they keep on suffering, the others enjoy the game. Who are the others? None other than the arbitrator, the legal fraternity like advocate or senior advocates or the law firms. Yes. But of course, mindset is gradually changing. But the point remains that why it was continuing for a long time, because there was no fee structure in the Arbitration and Conciliation Act prior to amendment to 2015. Yeah. So 2015 में, in fact, I was chairman of Legal Standing Committee of Scope, under the aegis of Scope. There are, the all legal heads, they form the standing committee. I was the chairman. And we had a series of presentations. In fact, Mr. P.K. Malhotra, he was then the law secretary. Law secretary, yeah. हम लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने बोला जे हमारी पहले मुद्दा जो है एक टाइमलाइन ड्रॉ करना पड़ेगा. And that is how section 29 came into force कि जे एक साल का अंदर में उसको आपको आर्बिट्रेशन खत्म करना पड़ेगा. सेकेंड पॉइंट क्या था? सेकेंड पॉइंट ये था कि जे आपको फास्ट ट्रैक करने से कुछ इंसेंटिव मिलना चाहिए. दैट वाज आल्सो ब्रॉट इन. थर्ड बोला गया था एक फी स्ट्रक्चर बनाया जाए. जैसे गेल ने ऑन इट्स ओन without looking at the amendment, in 2012 itself we thought about it and we decided we'll have our fee structure.
even for the arbitrator. It cannot be open-ended. And we decided, we took a conscious call that anybody who intends to become an impanel arbitrator with GAIL, he will have to give consent to that fee structure. Yeah. And वो fee structure हमने ऐसे बनाया था जे वो fee structure में it is linked with the milestone. अगर आपका pleadings खत्म होगा तो आपको 30% मिलेगा, उसके बाद में evidences होगा, complete होगा तो 20% मिलेगा, arguments complete होगा another 30% मिलेगा, and balance 20% when the arbitrator is in a position to Give reward. give the award. Award. So automatically it worked like a magic to us. जे 2.5 साल के अंदर में all arbitrations were getting over. So point is that because we took a cue from the one of the judgments of the Supreme Court. जब सुप्रीम कोर्ट के एक केस आया था 25 साल बाद बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने बोला इतना साल क्यों लगा, एंड इट केम टू द लाइट कि जे क्लेमेंट बोला जितना ना मुझे क्लेम था उससे ज़्यादा हम लिटिगेशन कॉस्ट हमने आर्बिट्रेशन में खर्च किया एंड लिटिगेशन में खर्च किया है. बिल्कुल, वही मेरा सवाल भी था सर कि आर्बिट्रेशन आम तौर पे ये देखा गया है कि वो उसमें जो कॉस्ट है वो कोर्ट के केस से कहीं ज़्यादा हो जाता है और वो वैसे ही चलती है जैसे कि कोर्ट चलती है, एंड उसके बाद जैसा आपने बताया कि उसका कोई क्लोजर भी नहीं होता, वो अनएंडिंग चलती रहती है. क्या आपको लगता है कि ऐसे में आप सिंगापुर को देख लीजिए, सिंगापुर फिर भी आज की तारीख में आर्बिट्रेशन हब है. Yes. क्या ये हमारे देश का ऐसा माहौल है जिसकी वजह से हम आर्बिट्रेशन में उतने सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं? अब जबकि बाहर की कंपनीज आ रही हैं, आप मीडिएशन की बात कर रहे हैं, कंसिलेशन की बात कर रहे हैं, जो बाहर के लॉ फर्म्स आ रहे हैं, या लॉ फर्म्स तो नहीं, कंपनीज जो आ रही हैं, उसमें लॉ फर्म्स तो आएंगी, वो एक अलग मसला है. वो अगर उनके साथ कोई लिटिगेशन होता है तो आज की तारीख में आप उनके सामने कौन सा ऑप्शन देख रहे हैं कि क्या उनके सामने आर्बिट्रेशन जाने का ऑप्शन है, क्रॉस बॉर्डर आर्बिट्रेशन की यहाँ पर एक माहौल बनेगा, या फिर वो मीडिएशन या कंसिलेशन में जाना चाहेंगी? आपको क्या लगता है कि किस तरह की चीज़ें हमारे यहाँ चेंज हो? Yeah, very good question. In fact, if you look at our statute at this moment, the Arbitration and Conciliation Act, here we promote only ad hoc arbitration. Ad hoc arbitration का मतलब है जो बाहर में नहीं होता है. They follow the institutional arbitration. But unfortunately, in India, we could not promote institutional arbitration. What is institutional arbitration? Institutional arbitration is very structured. जहाँ पे institution आपको venue provide करेगा, वहाँ पे fee structure provide करेगा, and all secretarial support, infrastructure, everything will be provided by the institution. For example, GAIL has entered into a large number of commercial contract with the overseas agencies. In all such contracts, we have only and only gone for institutional arbitration. So in 2015, जब amendment हुआ था Arbitration and Conciliation Act में, so सरकार ने सोच लिया था कि हमें ad hoc से मूव करना चाहिए इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन. एंड उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने बोला ठीक है हम एक आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया बनाएंगे, एंड वहाँ पे दे विल आइडेंटिफाई द क्रेडिबल इंस्टीट्यूशन, बिकॉज इन इंडिया इन द एब्सेंस ऑफ क्रेडिबल इंस्टीट्यूशंस इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन कुड नॉट बी प्रोमोटेड एंड एनकरेज. उन्होंने बोला ठीक है, आर्बिट्रेटर का क्वालिफिकेशन रहेगा, एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, इंस्टीट्यूशन जो ऑपरेट कर रहा है इंडिया में वो जो उसको क्रेडिबिलिटी उन्होंने असेसमेंट करेंगे, एंड ऑल द आर्बिट्रेशन केसेस विल बी एलोकेटेड टू द रेस्पेक्टिव इंस्टीट्यूशन बाय द आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया. बट समहाउ प्रावधान तो बनाया गया था, इट इज नॉट टेकिंग ए फाइनल शेप. बट इन द मीनवाइल व्हाट हैज हैपेंड, एक इंडिया इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर बनाया गया जो आपने कह रहा था. To destination is to make India as a hub of the international arbitration. And former Justice Mr. Hemant Gupta, उन्होंने he is the chairman of the Indian International Arbitration Center. हमारे साथ उनको 2 मीटिंग ऑलरेडी हो चुका है. हमारी एक बॉडी है उसको हम बोलते हैं
FICL, Federation of In-house Corporate Council Lawyers, उस बॉडी के साथ उनको मीटिंग हुआ है। इन्होंने हमसे उनको जो बनाया उन्होंने रेगुलेशन, उन्हें बोला कि ये आप लोग को कमेंट्स दीजिए, हम लोग कमेंट्स बनाया है। नाउ ही इज ट्राइंग टू डू हिज बेस्ट टू मेक इंडिया एज द हब ऑफ इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन। अब से जब आप हब ऑफ आर्बिट्रेशन सेंटर की बात चल रही है, हमारे पास बहुत सारे नए एडवोकेट्स भी हैं और ऐसे भी हैं जो फ्यूचर में बनने वाले हैं। एक सवाल आपसे उनके बिहाफ पे मैं पूछूंगी, उसके बाद मैं उनसे भी, उनके मन में भी कई सारे सवाल हैं। अगर कोई एडवोकेट आर्बिट्रेटर के रूप में अपना करियर शुरू करना चाहता है, व्हाट आर द ऑप्शंस? Very good question. In fact, if you look at the branches of law is a very, very vast subject. And if you look at the institutional arbitration that is being, followed outside India, arbitration has been taken as a very serious profession. Because law में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, anybody who is an expert in taxation matters may not be good in service matters, or anybody deals with the regulatory matters may not be good in arbitration. That needs to be understood and recognized. यहाँ पे हो गया है arbitration is a part-time profession. Weekdays में advocates, law firms are not available during daytime to conduct arbitration, because they always look for weekends or arbitration after the court hours, that is charge का बाद. So वो specialization जो है, और to create a specialist for arbitration, उससे हम थोड़ा पीछे पड़ा हुआ है. बट इंडिया में सबसे बड़ी एडवांटेज है जे हमारी जो ह्यूमन रिसोर्स है, द लीगल प्रोफेशनल्स, दे आर हाईली टैलेंटेड. तो हमारे उसमें कोई तक कमियां नहीं है, बट वी नीड टू बी वेरी डिसिप्लिन्ड एंड वी नीड टू टेक आर्बिट्रेशन एज ए वेरी वेरी स्पेशलाइज्ड डिसिप्लिन. एंड जो आर्बिट्रेशन करेंगे प्राइमरीली उन आर्बिट्रेशन करेंगे, बाकी उन्होंने ऐसी बोलता है ना केक का करेंगे, ठीक है, दो चार काम करेंगे, बट वो माइंडसेट अभी तक बन नहीं पाया हमारी लीगल फ्रेटर्निटी. तो सर वो कैसे बनेगा अगर आप आर्बिट्रेटर के फीस को भी कम कर देंगे और उसको आप लिमिट कर देंगे और ये सोचेंगे कि नहीं आपको एक आर्बिट्रेशन के लिए इतना ही मिलेगा, तो जाहिर सी बात है कि नए बच्चों के लिए अट्रैक्शन कम हो जाएगा उसमें. नहीं, ऐसे नहीं है. इवन टुडे जो आर्बिट्रेशन जो फीस स्ट्रक्चर है, जो दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर का डैक का जो पॉलिसी है, जो हमारे 4th शेड्यूल में है, वो कम नहीं है मैडम. ओके 50 लाख ये करीब मिल जाते हैं. आई एम ऑल्सो एन आर्बिट्रेटर, आई नो दैट जो पैसा दिया जाता है इट्स गुड. इनफैक्ट इन द रिसेंट विंजीसी वर्सेस एप्पन जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है दिस टिल द टाइम इट इज रिवाइज, जो भी है यही है. जी बिल्कुल. ये मॉडल बन के आपने अपना मन से बना लो. ये यहाँ भी राजी, अगर 2 पार्टी तैयार हो जाता है तो हायर फीस देने के लिए कोई तकलीफ तो आप नहीं जा है. सकते, ऑप्शंस हैं आपके पास. Options तो है. ये अगर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी प्रोफेशनल बनना हो नए वकीलों को, तो क्या क्या ऑप्शन है और कितनी सफलता की गारंटी है इस उसमें, इस जॉनर में, इस क्षेत्र में? आपके सवाल का पहला पार्ट है कि कैसे एक लॉ स्टूडेंट या लॉ प्रोफेशनल इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बन सकता है. तो देखिए हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि आप लॉ स्टूडेंट हैं, लॉ प्रोफेशनल हैं, तो बन सकते हैं इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल. उसके लिए ज़रूरी है आपको 10 साल का प्रैक्टिस हो, 10 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस हो, या आप किसी मास्टर डिग्री से करके आए हैं तो उसमें कुछ रिलैक्सेशन है. रेगुलेशन में उसके लिए प्रावधान है, लेकिन 3 कैटेगरी के लोग आज इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बन सकते हैं: लॉ स्टूडेंट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड कंपनी सेक्रेटरी एंड कॉन्स्टेंट अकाउंटेंट ऑल्सो. इसके अलावा प्रोफेशनल भी बन सकते हैं, लेकिन उनके लिए 15 साल का एक्सपीरियंस है. कि कोई कॉमर्स से या MBA करके आया तो उसके लिए कम कर दिया हमने अभी, लेकिन बाकी जो स्ट्रीम में करे हुए हैं तो उनको 15 साल का एक्सपीरियंस है. तो इसके अलावा अगर आपने
GIP करा हुआ है, ग्रेजुएट इंसॉल्वेंसी प्रोग्राम IICA से हम करवाते हैं, IBBI ही करवाता है, लायर्स भी उसमें कर रहे हैं, लॉ स्टूडेंट्स भी कर रहे हैं, तो उसके लिए कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो GIP स्टूडेंट्स डायरेक्टली इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बन सकते हैं। तो ये तो क्वालिफिकेशन है। अब आपने बताया स्कोप क्या है, तो देखिए इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल के पास बहुत ज़्यादा, मेरा पर्सनल मानना है कि स्कोप बहुत ज़्यादा है। इसके साथ साथ जिम्मेदारियाँ और ज़्यादा हैं। जिम्मेदारियाँ कैसे ज़्यादा हैं कि उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब CRP एडमिट हो जाती है तो कारपोरेट को उसको एक कंपनी के CEO जैसे चलाना होता है, कि कंपनी के बिजनेस को चलाना पड़ता है। तो जितनी समस्याएं पहले आ रही होती हैं उससे कम नहीं उसके सामने रहती हैं, उससे ज़्यादा होती हैं। इसके अलावा सारे रेगुलेटरी कंप्लायंसेस जो कारपोरेट को करनी है उसको करानी रहती है। फिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है रेगुलर रिपोर्टिंग करना IBBI को, ट्रिब्यूनल को, और कंपनी को जल्दी रेजोल्यूशन में ले जाने की। और उसकी जिम्मेदारी फिर IBBI के को कंडक्ट की रहती है कि IBBI जब चाहे अगर कोई कहीं भी मिसकंडक्ट हो रहा है तो उस पर एक्शन होता है। हमारे आर्डर्स आप देख रहे होंगे। लेकिन उसमें भी फीस जो है अच्छी फीस मिलती है। हमने पहले कोई फीस नहीं थी, निगोशिएबल थी, लेकिन अभी उन्हें मिनिमम फीस कर दी है। मिनिमम 1 लाख रुपया मिलता है। हायर डिपेंडिंग ऑन द रेजोल्यूशन, वो भी हमने पैरामीटर दिया है कि अगर ज़्यादा वैल्यू रिजॉल्व कराते हैं, रिकवरी कराते हैं, या ज़्यादा टाइमली रेजोल्यूशन कराते हैं तो उसे इंसेंटिवाइज भी किया है। इसके अलावा प्रॉपर नेगोशिएशन अपना करके वो ज़्यादा कमा सकते हैं। तो फाइनेंशियल्स भी ठीक हैं और क्वालिफिकेशन भी लाइव क्वालिफिकेशन को ऑर्गेनाइज किया हुआ है। जी, कई सवाल हैं इन लोगों के मन में, आप शुरू करें हम सवालों का। जी, फर्स्ट। गुड आफ्टरनून, नमस्कार। मेरा नाम ओजस्वी राणा है और मेरा सवाल रिस्पेक्टेड संतोष जी के लिए है। तो मेरा, अभी हमने डोमेस्टिक दायरे के बारे में तो बात कर ली, लेकिन अभी हम थोड़े इंटरनेशनल जाते हैं, क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी। तो मैं अपने फेलो में इसको समझाना चाहूँगी क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी होता क्या है। क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी इज़ एनीथिंग दैट जो डेटर्स होते हैं, इंसॉल्वेंट डेटर्स, तो उनके लिए अगर क्रेडिटर्स या फिर अदर डेप्टर्स आर इन अनदर jurisdiction या फिर अनदर इंटरनेशनल कंट्री, सो दैट मीन्स दैट दे आर द इंसॉल्वेंसी, मतलब उनका इंसॉल्वेंसी क्रॉस बॉर्डर हो रहा है। तो सेक्शन 234 एंड 235 डील्स विद द क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी। 234 बायलैटरल एग्रीमेंट्स के लिए बोलता है, जिसमें इंटरनेशनल जुरिस्डिक्शन के साथ जो कोर्ट्स होते हैं, टाइप होते हैं, उनके साथ बायलैटरल एग्रीमेंट्स बना सकते हैं। द सेकेंड इज 235 सेक्शन ऑफ द IBC, जिसमें कहते हैं कि द बायलैटरल एग्रीमेंट्स दैट आर मेड इन द सेक्शन 234 वो कोर्ट्स को इशू किया जाता है। तो वो 234 हमारे जो एजुकेटिंग अथॉरिटी होती है वो इशू करते हैं दूसरे को। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि लीगल कॉम्प्लेक्सिटी, अभी 2016 में IBC आया है एंड 2018 में क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी आया है। तो क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी अभी इवॉल्विंग है, अभी उसकी इम्प्लीमेंटेशन है। तो ये प्रोसेस इज स्टिल वेरी लाइक रॉबस्ट एंड स्टिल नॉट गोइंग थ्रू वेरी वेल अभी जितना देखा जाएगा। तो अगर आप मुझे कोई नोटेबल केसेस बता सकते हैं या फिर कुछ ऐसा बता सकते हैं कि हाउ इज़ इंडियन IBC डीलिंग विद द क्रॉस बॉर्डर केसेस, तो मुझे फिर आई विल गेट टू नो मोर। कि जैसे आपने खुद बताया कि क्रॉस बॉर्डर, एक चीज़ मैं क्लैरिफाई कर दूं कि आपने कहा कि क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी ऐसी है कि जहां पर क्रेडिटर भी बाहर हो। क्रेडिटर बाहर है तो उसको क्रॉस बॉर्डर नहीं करनी जरूरत है, उसको इंडियन इंसॉल्वेंसी में भी आ सकता है वो। क्रेडिटर इन कोर्ट जो है न्यूट्रल है कि कहाँ का क्रेडिटर है, क्रेडिटर बाहर का भी हो सकता है। समस्या वहाँ आती है कि मान लीजिए कि कोई इंडियन क्रेडिटर है, इंडियन कारपोरेट है जिसके इस्टेब्लिशमेंट बाहर हैं और यहाँ पे इंसॉल्वेंसी शुरू हो रही है, तो उनका क्या होगा, और उस इस्टेब्लिशमेंट की इंसॉल्वेंसी वहाँ भी चल रही है और यहाँ भी चल रही है तो कैसे डील होगी, या वहाँ चल रही है और यहाँ नहीं चल रही होगी तो क्या होगा। तो वो सीमाएं हैं जो बायलैटरल एग्रीमेंट आप कह रही हो। एक तो ये है कि जिस कंट्री के साथ हमने इंडिया ने एग्रीमेंट किया हुआ है उस एग्रीमेंट को इन्फोर्स करने को ट्रिब्यूनल को पावर दिया है, जो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट उसको यूज करते हैं। आप समझ रहे हैं, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट एंड क्वेश्चन ऑफ लॉ। तो उसमें उतनी सफलता नहीं है, लेकिन वर्केबल है। एक केस जेट एयरवेज का आप देख लें तो उसमें क्रॉस इंसॉल्वेंसी इशू था, क्योंकि एसेट जो थी वो बाहर देश में थी, एम्स्टर्डम में एयरक्राफ्ट था और जिनके साथ ट्रीटी नहीं थी। तो अरेंजमेंट किया गया, वहाँ की कोर्ट से निगोशिएशन हुआ, कोर्ट से फिर बायलैटरल समझ में एक अरेंजमेंट किया गया, गवर्नमेंट उसमें इन्वॉल्व हुई और वो रिजॉल्व किया गया। तो उसको देखते हुए ये समस्याएं आ रही हैं सामने कि जहाँ पर एसेट बाहर भी हैं, इस्टेब्लिशमेंट बाहर हैं, तो उसको व्यवस्थित करने के लिए एक विस्तारित प्रावधान की व्यवस्था की जा रही है। डिस्कशन पेपर हमारा आया है जनवरी 2023 में, MCA की वेबसाइट पर भी, हमारे वेबसाइट पर भी है। तो अमेंडमेंट लाने की व्यवस्था की जा रही है जिसमें डिटेल रेगुलेटरी स्ट्रक्चर बनाई जाएगी, जिसमें कि बाहर के लोग भी यहाँ पर आके प्रैक्टिस कर पाएंगे और हमारे इंडियन प्रोफेशनल भी बाहर जाके प्रैक्टिस कर पाएंगे, और दोनों के कोऑर्डिनेशन से, दोनों के सहयोग से इंसॉल्वेंसी होगी। तो
बेसिक मैं बता रहा हूँ आपको, डिटेल प्रावधान आप देख लें, 2 रिपोर्ट हमारी वेबसाइट पर हैं जिसको आप पढ़ सकती हैं। क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी CBARC रिपोर्ट हमारे वेबसाइट पर अवेलेबल है, वो आप पढ़ लें। इसके अलावा अगर आपको विस्तार से कुछ समझना है तो उस रिपोर्ट में लिखा हुआ, लेकिन आपके जो सवाल लिमिटेड है कि क्या इस पर क्या किया जा सकता है, तो मैं यही बताऊं कि इसमें जो कोऑपरेशन इन्फोर्समेंट, कोऑपरेशन आप समझ रहे हैं कि दोनों कंट्रीज के बीच में कोऑपरेशन, बायलैटरल एग्रीमेंट, और कोऑर्डिनेशन कि दोनों जगह चल रहा है तो कोऑर्डिनेशन कैसे हो, वो लैकिंग है कोड में। वो भी एडमिनिस्ट्रेटिव तरीकों से किया जा रहा है, तो उसकी व्यवस्था की जा रही है, कोर्ट में कानून लाया जा रहा है। सर यहाँ पे एक और एज ए मीडिया पर्सन हमें पता है कि कई बार हम लोगों ने देखा है कि इस तरह के भी केसेस आते हैं कि एक कंपनी, जैसे आपने बोला ग्रुप ऑफ कंपनीज है, उसने अपनी ही एक कंपनी को इंसॉल्वेंसी में डाला और दूसरे तरीके से उसको ले लिया, वापस ले लिया अपने दूसरे कंपनी के थ्रू। यानी जिसको कहा जाए कि बीच के रास्ते, जिसको पीछे के रास्ते लोग निकालते हैं, इन सब चीज़ों को कैसे रोका जा सकता है? देखिए, कानून में प्रावधान है, ऐसा हो नहीं सकता है। रिलेटेड पार्टी या जो एग्जिस्टिंग मैनेजमेंट है, अगर वो डिफाल्टर है तो वो नहीं ला सकता है प्लान। आप जो कह रही हैं ऐसा मुझे नहीं मालूम है, ऐसा कुछ हुआ है, हो रहा है या कैसा हुआ है, कोई व्यक्ति स्पेसिफिक एग्जाम्पल मेरे सामने नहीं है, लेकिन कोड में ऐसे प्रावधान है कि जो आदमी कंपनी को इस अवस्था में पहुंचाया है और या उसके कनेक्टेड पार्टी, रिलेटेड पार्टी, जिसमें जो आप कह रहे हैं उदाहरण उसमें रिलेटेड पार्टी है, वो लोग नहीं प्रोसेस में इन्वॉल्व हो सकते हैं, वो प्रोसेस से बाहर रहते हैं। आप देख रहे हैं हमारा ये विशेष संस्करण इंडिया लीगल का। बातचीत हमारी जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल एक ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड की चुनौतियों को और तफसील से जानेंगे, प्रश्नों का दौर शुरू रहेगा और साथ ही जानेंगे कि किस तरह से ये नए विकल्प नई चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। आज रेस्टोरेंट से शाही पनीर ऑर्डर कर। बहुत बढ़िया। मैं बनाती हूँ ना, आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए। MDH का शाही पनीर मसाला, पनीर को क्या मस्त बना डाला। कौन से रेस्टोरेंट से मंगवाया? MDH का शाही पनीर मसाला, मजा आ गया। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। हींग देना, वो वाली MDH की सुपर MDH सुपर हींग। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। असली मसाले सच सच MDH। ऐसे बनती है पुदीना चटनी। मैं बनाती हूँ आधे बाउल दही में 4 चम्मच MDH चटनी पुदीना मसाला डाला, अच्छे से स्टर करो और पुदीना चटनी तैयार। पकौड़े के साथ में डिप करके खाओ, है ना असली पुदीना चटनी इंस्टेंट। क्या आपने ट्राई किया? MDH चटनी पुदीना मसाला। यस सर, यहाँ पे एक और सवाल है कि आर्बिट्रेशन का जब मामला चलता है, खासकर जब कॉरपोरेट उसमें इन्वॉल्व हो, तो लॉ फर्म्स अगर किसी जैसे गेल है तो उनके अपने कॉरपोरेट लॉयर्स और बाहर जो आर्बिट्रेटर्स आप हायर करते हैं, क्या उनके बीच में तालमेल बिठाने में कोई दिक्कत होती है? जैसे आपने बताया कि जो बड़े आर्बिट्रेटर्स हैं जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके लिए आर्बिट्रेशन सेकेंडरी ऑप्शन होता है और वो उतना वक्त नहीं देते। क्या आपको लगता है कि तालमेल बिठाने में दिक्कत होती है, इसलिए कॉरपोरेट्स को अपने आर्बिट्रेटर खुद रखने चाहिए? It's a good question. In fact, difficulties are never with the arbitrators. वो तो arbitration करना चाहते हैं. Difficulties with the availability of the senior advocates. क्योंकि हमने law firm engage करते हैं, but जब arbitration argument stage में जाते हैं, तो everybody wants good senior advocate to advance their arguments. तो senior advocates क्या होता है? They remain busy with the court. So difficulty वहाँ आते हैं. हमारी what do you call it? With the law firms, there are no issues. Law firms are doing a good job. But जब law firm generally most of the
the big corporate houses, they generally do not, engage law firm partners to argue the cases in arbitration. Yes. उसके लिए एक separate set of law senior advocates है, those who are specialists in arbitration. तो हम उनको engage करना चाहते हैं. वो सीनियर एडवोकेट हो, फॉर पब्लिक सेक्टर लाइक ये हमने गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर्स को लेते हैं, बी इट अटॉर्नी जनरल, बी इट सॉलिसिटर जनरल और द एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, बट दे रिमेन busy during the court hours. So post court hours only we can afford to engage them, or during the weekends. So it is the lawyers जो the argument करते हैं. No issue with reference to arbitrator, no issue with reference to the law firms. Sir, when we are talking about award, of course confidentiality and data security is the main concern. And जब award की हम बात कर रहे हैं सर, अब टेक्नोलॉजी इतनी चेंज हो गई है कि अभी हाल फिलहाल में award में चैट जीपीटी का भी यूज किया गया. What is your opinion about it कि अब अगर ऐसा रहेगा आर्बिट्रेशन में चैट जीपीटी आएगा तो कितने हम सिक्योर हैं? मैडम आपने सही कहा, देयर इज अ स्पेसिफिक क्लॉज कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना चाहिए, बट आप मुझे बताओ जब अवार्ड को चैलेंज किया जाएगा, अवार्ड तो अवार्ड का कॉपी लगाओगे कि नहीं लगाओगे पब्लिक में, कोर्ट में? सो ठीक है, देयर आर सम इश्यूज एसोसिएटेड विद दिस, आई नो. So law is evolving, मैडम. मैं तो ये कहता हूँ हर चीज में हमारे एक्सपीरियंसिंग एंड so but sir we can't deny कि ये खतरनाक है, this is a wrong trend. But जब IBC की बात करते हैं सर, तो किस तरह से यही खतरा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के यूज का खतरा तमाम जगह पे है, और हमारे यहाँ इस तरह के जो साइबर लॉज हैं या इस तरह के जो अभी टेक्निकल में लॉ, इसको अगर बहुत आसान लैंग्वेज में कहना चाहूँ तो बहुत मजबूत नहीं है. क्या आईबीसी के सामने भी इस तरह के चैलेंजेस हैं? आईबीसी में मैं नहीं कह सकता कि चैलेंजेस हैं. आईबीसी ने ऐसा कोई चैलेंज अभी विटनेस नहीं किया है, क्योंकि अभी सारी चीज़ें जो हैं वो डॉक्यूमेंट बेसिस पर हैं. इलेक्ट्रॉनिक हम जाना चाहते हैं, वी वांट टू मेक इट यूज मैक्सिमम यूज ऑफ टेक्नोलॉजी. अभी कम टेक्नोलॉजी का यूज़ बहुत कम हो रहा है एज वी फील. एक ही सिस्टम जो है जो टेक्नोलॉजी से चल रहा है वो है NESL, जो कि इंफॉर्मेशन रिपोजिटरी है, लेकिन बाकी जो सिस्टम कोड सिस्टम है और बाकी जो इंफॉर्मेशन फ्लो है वो इलेक्ट्रॉनिक फ्लो नहीं है, अभी भी फाइलिंग है. दो फाइलिंग हैपेंस ऑन द पोर्टल, लेकिन अभी भी डॉक्यूमेंट बेस्ड है. तो ऐसा कोई खतरा तो नहीं है, लेकिन इसको डिनाई नहीं किया जा सकता है. वी आर कॉन्शियस अबाउट इट, और इसीलिए वर्ल्ड बैंक ने भी ये भी रिकमेंडेशन दिया है हमको कि साइबर सिक्योरिटी पर इंडिया को बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है. बाकी रेगुलेटर से भी कर रहे हैं और हम भी उसके लिए कॉन्शियस हैं, हम भी उस पर काम कर रहे हैं. क्योंकि सर जब हम बैंक NPA की बात करते हैं तो अभी तक तो बैंक हमें लोन दे रही हैं, लेकिन अब बहुत सारे ऐसी प्राइवेट संस्था आ चुकी हैं. आप रुपे ले लीजिए, पेटीएम ले लीजिए, जो अभी तक डिजिटल ट्रांजैक्शन में है, पर जिनका एक एम्बिशन है आने वाले समय में एक तरह से डिजिटल बैंक के रूप में काम करने के लिए, और कल को वो भी लोन देंगी, वो भी तमाम तरह की चीज़ें करेंगी. तो ऑफकोर्स ये एक नई तरह के चैलेंज आपके सामने आएगा. तो उसके लिए कितनी तैयारी आपको दिख रही है अभी तक आईबीसी में, या अभी केवल सोच पर ही है? आईबीसी देखिए उसको डील करने के लिए सक्षम है. जैसे किसी भी कारपोरेट को डील किया जाएगा वैसे उसको भी डील किया जाएगा. कोई भी एसेट है, अब वही है उसका वैल्यूएशन कैसे हो. जैसे आप देखें कि जोमेटो एक कंपनी है जो कि पब्लिक लिस्टेड कंपनी अभी है, उसकी एसेट वैल्यू या उसका मार्केट कैप अगर आप देखें तो गेल के बराबर है, गेल से भी ज़्यादा है, जबकि उसके पास एसेट कुछ नहीं है. तो लेकिन उसका ब्रांड वैल्यू है, उसका कस्टमर वैल्यू है, उसकी कस्टमर बेस है, उसकी चेन है, सप्लाई चेन है, उनकी अपनी वैल्यू है. तो उस तरीके से वैल्यूएशन होगा एसेट्स का. बट वो एक चैलेंज है हमारे वैल्यूएशन सिस्टम में कि जो एसेट्स क्वालिटी है, एसेट्स की काइंड्स बढ़ते जा रहे हैं, तो उस पर एक ट्रेनिंग की और एक कैपेसिटी बिल्डिंग की ज़रूरत है. तो जिस पर हम काम कर रहे हैं, जिस पर हम आगे सोच रहे हैं. बिल्कुल, क्योंकि अब ऐसे कंपनी ज़्यादा हैं हमारे पास. जैसे आपने जोमेटो का जिक्र किया, वो सभी एग्रीगेटर के रूप में, उनके पास अपना एसेट नहीं है पर एग्रीगेटर हैं, और इसलिए उनका जो एसेट वैल्यू है वो कहीं ज़्यादा है अगर देखा जाए तो. जैसे गेल या तमाम NTPC, तमाम कंपनीज की हम तुलना करें, ONGC, वो उस लिहाज से अगर हम देखें, आखिर IBC के अभी फ़िलहाल के जो आज रूल हैं
उसमें कैसे आप उसके असेट को काउंट करेंगे, कैसे असेस करेंगे? आज जो रूल है सफिशिएंट है। मैं जैसे बताया, रूल में कहीं समस्या नहीं है। वैल्यूएशन स्टैंडर्ड्स अभी नहीं बन पाए हैं, उस पर हम काम कर रहे हैं। लेकिन ज़्यादा ज़रूरत है अवेयरनेस की और टेक्निकल स्किल की, जो इंडिया में वैल्यूएशन में अभी ज़रूरत है। आईबीबीआई एक फुल फ्लेज रेगुलेटर नहीं है वैल्यूएशन का। आईबीबीआई केवल वैल्यूअर को रजिस्टर करता है, लेकिन उस पर स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स लागू किए जाते हैं। उस पर एक हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर चर्चा चल रही है। लेकिन ये चैलेंजेज ऐसा नहीं है कि इसको इग्नोर किया जा रहा है, चैलेंजेज हैं और चैलेंजेस को एड्रेस किया जाएगा। एक सवाल संतोष जी आपसे है, जो हम इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी की बात कर रहे हैं, हमारे पास आजकल फाउंडेशंस बहुत सारे हैं जिनके पास एटीजी होती है, 12A होता है, टैक्सेस से वो बचे रहते हैं। अगर और वो बहुत सारे ऐसे भी काम कर रहे हैं जिसमें सीधे सीधे आपको मनी इन्वॉल्व दिखता है या फिर वो पैसे आ रहे हैं उसमें। क्या अगर कोई फाउंडेशन इस तरह से करता है और कोई लिटिगेशन उसकी किसी भी पार्टी से होती है, तो वो उस पर क्या वो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी में आएगा? नहीं, अभी जैसे देखिए कोड जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव कोड है, डिफरेंट पार्ट्स उसके हैं। अभी केवल कारपोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस जो है नोटिफाइड है, इंडिविजुअल इंसॉल्वेंसी भी नहीं नोटिफाइड है। केवल लोन वो बैंक से वो भी ले सकता है, वो फाउंडेशन भी बैंक से फाउंडेशन ले सकता है, वो क्रेडिटर बन सकता है। लेकिन उसके अगेंस्ट इंसॉल्वेंसी नहीं शुरू की जा सकती है आईबीसी में अभी। फ्यूचर में नोटिफाई हो जाएगा तो होगा। इसके अलावा इंडिविजुअल्स का भी नोटिफाई नहीं हुआ है, केवल पर्सनल गारंटर्स का नोटिफाई हुआ है इंडिविजुअल्स में। तो अभी लिमिटेड सेक्शंस केवल नोटिफाइड हैं, बड़े कारपोरेट्स के, मतलब सारे कारपोरेट्स को डील करने के लिए। लेकिन प्राइवेट बॉडीज, क्लब हैं या कॉर्पोरेट सोसाइटीज़ हैं या फाउंडेशंस हैं, ट्रस्ट्स हैं, इन पर अभी इंसॉल्वेंसी अगर कोई कॉन्सेप्ट जो है अभी इंडिया में, पुराने जो लॉ चल रहे थे बैंक्रप्सी के, वो उसी में होता है, आईबीसी में नहीं होगा। So as we were talking about liquidation and also, can you just tell us more like how can ADR be used to address liquidation process according to IBC 2016, and what are the key facts to be kept in when looking into this context of liquidation process? Good question. See, as you know that, as I said, that this is a resolution process, but in this process dispute also gets covered and they do arise. At every stage the dispute arises. In the claim verification, making claims, or in the liquidation, as you said that there is a dispute, how that could be resolved. As of now, everything is being resolved by the tribunal only. The tribunal decides on through the international interlocutory applications. The court provides for that. That is one of the reasons why the delay is happening. That is adding to the delay, because they have to decide on every interlocutory applications. If there is a dispute in the claim verification by the resolution professional, IA is filed, then they have to decide that as a separate case. In the liquidation, if the dispute arises, they have to decide as a separate case. So they get overburdened with these interlocutory applications. As a policy maker, the government and the regulator, what we are thinking to bring out something in the like mediation, not really the arbitration system, like it is available in the countries abroad somewhere it is, but we are still struggling to find, because our is a time-bound process. The mediation should not add to the time. Then also this is called proceedings in rem. Once the proceedings are admitted, they are called proceedings in rem. There is no private party as such. So at what stage the mediation could be applied, what stages it could not be applied, there is a committee constituted by IBBI. I am part of that committee. A committee at this stage of the finalizing the report that will be coming in the public. But we are considering that also, as you said, that bringing out the mediation process in the insolvency process and the liquidation process. We feel primarily we feel that this could work if applied with caution. That it should not add to the cost, and it should also not add to the timelines. Thank you. Yeah. This is for Dr. Mitra. See, you're talking about cross-border arbitration. Now the problem is, recently we've seen with the Future Group and Amazon, the Singapore arbitration resolution faced major problems in India. And now, recently, and I'm referring to GAIL, India and Bangladesh have signed a pipeline, a huge pipeline that will bring in diesel. Now, what happens when there is a conflict of interest or whatever? How does resolution take place in such a case, legal resolution? Sir, it's a very interesting question, because if you look at the
evolution of the Arbitration Act, शुरुआत में what has happened, people thought about that part 2, that foreign award, if the arbitration is invoked, and if this will definitely an international arbitration because one foreign party is involved, then the foreign award, whether that can be challenged in India or not, and even if it is challenged, so to what extent, under what sections, those became the point of worry in the minds of the legislators. So there are many judgments, Bhatia International, Balco, those judgments. And finally in 2015, it was taken a conscious call, yes, even for the foreign awards, part 1 will be made applicable in a very restricted manner. They can look for an interim under section 9, but 34 will not be allowed to them. They can go to 37 or 27 for the purpose of the summoning or other things. So point is, yes, these are all genuine issues. Now, I am also attached to, the DGH, Director General of Hydrocarbon. Most of the contracts are international contracts. Now, there are 3 things are interchangeably used. One is seat, one is venue, one is the place. If you look at the statute talks about only place. Judiciary only talks about seat. But unfortunately or fortunately, if you look at the arbitration clause, in most of the places it is mentioned venue. Venue does not decide about the governing laws. It is the seat that decides. So there are certain issues associated with it. So we need to really frame the arbitration clause in a manner so as to bring much needed clarity. What will happen? Because when the honeymoon days are over and when there are disputes, we must have the clarity. If the arbitration happens, then whether it will be an international arbitration, where it will take place, what will be the governing laws, and secondly, post-arbitration, what would be the remedial forums. So therefore, these days, the contracts are designed in a manner to address all such issues, sir. Yeah, I understand. For example, this pipeline, now it is started. Yes. Now the arbitration situation is not clear in this country. Yes. The arbitration situation is definitely not clear in Bangladesh. Yeah. Where does it go to Singapore? Who's implementing it? Who's executing it? Sir, there is a company, consortium company, Indo-Dhanush by name, you are referring to now. In fact, what has happened, we have laid a pipeline from Jagdishpur to Haldia, Jagdishpur to Haldia, and then it is traveling up to Assam, and from Assam there is a proposal to take it to the Bangladesh. So, once the contract is executed and the contractors, those who get associated or involved with the laying of the pipelines, once it is laid, gas supply starts or does not start, that if there are disputes and the contractor happens to be from Bangladesh, if they are from India itself, then there are no issues. If that contractor happens to be from Bangladesh, then there could be, the issue with the company awarding the contract. In such scenario, the contract and the arbitration clause embedded in that contract will only decide about how to go about it. But dispute तो हो ही सकता सर. बिल्कुल. और डिस्प्यूट के साथ साथ जैसा आपने बताया और संतोष जी ने बताया कि बहुत सारे चेंजेस की ज़रूरत है और जो जैसे जैसे केसेस आते जाएंगे वैसे वैसे इसमें चेंजेस भी होते जाएंगे. एक और सवाल हम ले सकते हैं और उसके बाद फिर हम जी. My question to Shantanu sir.
So as we know, the insolvency is what when bank didn't repay the loan amount to the bank. So sir, when it happened, the bank goes the party and seize their property and sell it, and take the amount. But what about the investors? Because sometimes they invest a lump sum amount in that particular company. So what about them? What about their money? See, the process is that if the corporate has taken a debt from the bank and it fails to pay, the bank can initiate the property. Bank cannot right away take the property. It can initiate the CIRP. And CIRP, once it is admitted by the tribunal, then the moratorium applies, and then nobody can take the assets from the company. So that is the basic process. What happens to the investors is your second part of the question. Investors becomes a creditor in the company depending on the kind of credit money they have put in. If they are depositors, they become financial creditors. If they are suppliers of the goods and services, they become operational creditor. And if they have given any other service, they become other creditor. So they also file their claims in the process. This is my due, and I also lodge this claim against the corporate. So that is collated by the insolvency professional, which is called the resolution professional at that stage. He collates those claims filed by those investors, verifies them whether they're genuine or right or not, then determines the claims value, what is the value of the claim. So if suppose they have put in 10 rupees and the 100 rupees is the value, bank has put 90 rupees, bank will get its dues first. It will be on the portion basis. You may not get 100%, you may get, you may not, but investors like this, if they are financial creditors, they will come at the level of the unsecured creditors, not the secured creditors. Secured creditors is the priority. There is a priority waterfall given in the code. Secured creditors come the first, then the employees. First comes the CRP caste, then the secured creditors, then the employees, workmen. Then comes the unsecured creditors, and the government comes at the last, and the investors like shareholders and the other people come in the end. Operational creditors also come above the government. So that is the order of priority. So based on that priority, the investors also get his money. He may get 100%, he may not get. Thank you, sir. तो इन तमाम बातों के बाद और मेहमानों ने जिस तरह से एक एक करके इन विकल्पों के एक एक बिंदु को हमारे सामने रखा है, इस बात की ताकीद तो मिलती है कि उम्मीद बहुत है कि आने वाले समय में ख़ासकर व्यावसायिक विवादों की चुनौतियों का सामना हम कर पाएंगे। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अभी सुधार की बहुत ज़रूरत है। सुधार ही नहीं, इसे आधुनिक बनाने की भी बहुत ज़रूरत है, और साथ ही साथ शायद दूरदर्शिता की भी, कि आने वाले समय में जिस तरह से हम एक तरह पूरा विश्व एक गांव की तरह से ग्लोबल विलेज में बदल रहा है, हमारी इकोनॉमी एक दूसरे को प्रभावित करने लगी है, हमारे व्यावसायिक रिश्ते एक दूसरे के साथ बहुत सहज और बहुत तेज़ी से बन रहे हैं, जहां आज हम डिजिटल वर्ल्ड में रह रहे हैं, जहां कंपनीज़ की असेट्स नहीं है लेकिन उनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। इन तमाम तरह की चुनौतियों के साथ साथ साइबर सिक्योरिटी भी एक बड़ी चुनौती बनेगी, डिजिटल सिक्योरिटी एक बहुत बड़ी चुनौती बनेगी। इन सभी विकल्पों को हमें टटोलना होगा और इनके लिए कानून ये किस तरह से मददगार बन सकता है, इसे भी हमें सोचना और समझना होगा। तमाम इन कानूनों से, इन विकल्पों से जुड़े हुए तमाम अथॉरिटीज़ को इस पर अभी विचार करना बाकी है, लेकिन उम्मीद ज़रूर है कि जिस तरह से ये नए नवेले कानून हमारे सामने आए हैं, ये नए नवेले विकल्प हमारे सामने आए हैं और तब से बहुत कुछ बदला है, आने वाले भविष्य में ये नई मंजिलों को पाएंगे और व्यावसायिक रिश्तों में खटास की खबरें कम आएंगी। तो आज बस इतना ही। नमस्कार। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। झारखंड पर हमेशा प्रकृति की विशेष मेहरबानी रही है। यही कारण है कि यहाँ नदियाँ,
पहाड़, जंगल और झरनों की खूबसूरती अतुल्य है। प्रकृति मानो यहाँ की जनजाति के जीवन का आधार है और इसी धरोहर को संरक्षित रखने के लिए राज्य सरकार ने पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को बढ़ावा देने हेतु मई माह से मिशन लाइफ को प्रारंभ किया है। इस मिशन से पर्यावरण संरक्षण के प्रति जनमानस में समझ विकसित कर उन्हें संवेदनशील बनाने का प्रयास करेगी राज्य सरकार। पानी की बचत, ऊर्जा का सही उपयोग, अपशिष्ट एवं ई वेस्ट को कम करना, एकल उपयोग प्लास्टिक इस्तेमाल नहीं करना, स्वस्थ जीवन शैली एवं सतत खाद्य प्रणालियों को अपनाना इस मिशन के खास उद्देश्य हैं। आइए हम और आप मिलकर पर्यावरण संरक्षण को अपनी जीवन शैली बनाकर मिशन लाइफ को एक त्योहार की तरह मनाएं और इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। आज रेस्टोरेंट से शाही पनीर ऑर्डर कर। बहुत बढ़िया। मैं बनाती हूँ ना, आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए। MDH का शाही पनीर मसाला, पनीर को क्या मस्त बना डाला। कौन से रेस्टोरेंट से मंगवाया? MDH का शाही पनीर मसाला, मजा आ गया। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। कोर्स दिस वीक में आप सभी का स्वागत है। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे में हम आपको इस हफ्ते कोर्ट से जुड़ी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। तमाम कोर्ट की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कोर्ट्स दिस वीक। भारतीय विधि आयोग ने राजद्रोह कानून को लेकर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। विधि आयोग की ओर से कानून मंत्री को भेजी गई रिपोर्ट में कहा गया है कि देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा के लिए राजद्रोह कानून जरूरी है। आयोग ने कुछ संशोधन के साथ कानून को बनाए रखने की सिफारिश की है। आयोग ने अपनी सिफारिश में कहा है कि कुछ संशोधन के साथ इस कानून को बनाए रखा जा सकता है। आयोग ने ये भी कहा है कि इस कानून को समाप्त करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा विधि आयोग ने यह भी प्रस्ताव दिया कि राजद्रोह के अपराध के लिए सजा आजीवन कारावास तक बढ़ाई जाए।